सर, अगर ईरान के पास अगर न्यूक्लियर संपन्न हो जाता है, वो जी। न्यूक्लियर बना लेता है, हाँ। तो इससे अमेरिका को क्या खतरा है? मेरे को तो लगता है ईरान से ज्यादा प्रॉब्लम एक्चुअली दुनिया को होनी चाहिए पाकिस्तान से, कि ऐसे इररिस्पॉन्सिबल कंट्री के पास मतलब जो है न्यूक्लियर वेपन्स है, उस पे किसी का ध्यान नहीं जाता। मुझे तो ये आज तक बात नहीं समझ आई कि दिस इज अ कंट्री व्हिच इज लाइक कंप्लीटली इररिस्पॉन्सिबल और भीख मांगते रहते हैं सबसे जाके कटोरा लेके, भैया पैसे दे दो पैसे दे दो। अमेरिका का आपको लगता है अमेरिका का कोलैप्स शुरू हो चुका है? लोग ये कह रहे हैं कि अब द अमेरिकन एम्पायर का, जिसे कहते हैं ना, एक अंग्रेजी का शब्द होता है वॉबल्ड मतलब कि जो वो कुर्सी होती है ना, जब वो थोड़ी सी उसके पाए वीक हो जाए तो थोड़ी हिलनी शुरू हो जाती है, तो वो यहाँ से अब शुरू हो चुकी है। आप नॉर्थ कोरिया गए, तो नॉर्थ कोरिया जैसा दिखाया जाता है वैसा ही है, या वो बहुत ज्यादा फिल्टर होके आता है, मैं या तो स्थिति कहूँगा, बेहतर है? जो मुझे लगता है, मैं तो खैर बहुत पहले गया था, बट वो अब उससे भी बेहतर है। ईरान की ताकत क्या है? मैं आपको बताता हूँ बड़ी। सिर्फ हरमुज है उसके पास, या कुछ और भी ऐसी मैं चीजें बताता हैं हूँ। जो वो सेंटिमेंट्स को कैप्चर कर पा रहा है? एक्चुअली इंडियंस बाय एंड लार्ज आर प्रो इजराइल। सर, इंडिया की कूटनीति जो है इस समय, वो आपके हिसाब से कैसी है? हमारा सेल्फ इंटरेस्ट है कि जब तक ये लड़ाई चल रही है, किसी तरीके से जो हमारा एलएनजी, एलपीजी और जो हमारा क्रूड ऑयल है, किसी तरह वो शिप्स आते रहें। इसका मतलब हम ईरान से भी बातचीत कर रहे हैं, हमने यूएस को भी कॉन्फिडेंस में ले हुआ है, हम इजराइल से भी बात कर रहे हैं। सर, लेकिन टेक्नोलॉजी बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे जब खामेनेई को मारा गया, तो बहुत सारी चर्चाएं ऐसी भी थी कि दरअसल मोसाद ने उनके सीसीटीवी कैमरा हैक कर लिए बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे अभी आपने अगर पढ़ा पेपर्स में, हमने जो सीसीटीवी हमारे जो जितने कॉन्ट्रैक्ट्स थे चाइना के साथ सब कैंसिल कर दिए हैं। जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी? आग और खून आज बख्शेगी, तो भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आपके और हम सभी के आंगन में क्षमा जलती रहे तो बेहतर है। साहिर लुधियानवी ने अरसा पहले नज्म कही थी, लेकिन आज के हालात में भी ये उतनी ही सटीक बैठती है। युद्ध कभी किसी का भला नहीं करते। जो देश इसमें इन्वॉल्व है उनका तो नुकसान है ही, जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है अप्रत्यक्ष तौर पर उनका भी नुकसान है। युद्ध एक ऐसा बादल है जिससे तबाही की बारिश होती है और सिर्फ कष्ट और संताप की फसल उगती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला काव्य। मैं हूं दीपाली अग्रवाल। आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी युद्ध की विभीषिका को समझने की कोशिश करेंगे, राजनीति को, जियोपॉलिटिक्स को, भारत की स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे आज के जो मेहमान हैं, वो न सिर्फ इन विषयों पर पकड़ रखते हैं, उन्होंने 6 किताबें भी लिखी हैं। इस देश के कई अहम घटनाओं को, मुद्दों को उन्होंने बतौर पत्रकार कवर किया है, जिनमें बाबरी विध्वंस है, कश्मीर में उग्रवाद है, और एक खास बात कि उन्होंने नॉर्थ कोरिया, जहां के इस समय तानाशाह शासक हैं किम जोंग उन, उनके दादा किम इल संग का नॉर्थ कोरिया जाकर इंटरव्यू किया था। हमारे आज के मेहमान हैं लेखक, पत्रकार और मेंटल हेल्थ काउंसलर जग्गी भसीन सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया दीपाली, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे जुड़कर, बहुत ही वेरी नाइस टू कम हियर। थैंक यू फॉर कमिंग, क्योंकि इस समय जो स्थिति चल रही है जी। उस पर मुझे लगता है कि आपसे बेहतर और कौन बता पाएगा इन सब चीजों के बारे में। आपको क्या लगता है कि जो वर्ल्ड पीस टर्म है, ये एक तरह का इल्यूजन है? हाँ, इल्यूजन तो है, और सबसे बड़ा इल्यूजन ब्रेक करने के लिए, जिसे कहते हैं, अमेरिका बहादुर है। क्योंकि जब भी लगता है कि सब चीजें अब ठीक चल रही हैं, थिंग्स हैव सेटल्ड डाउन, तो कहीं सर अमेरिका को कुछ, जिसे कहते हैं, अब कहना नहीं चाहिए थोड़ा राइट वर्ड्स, मगर थोड़ी खुजली हो जाती है, तो चलो जी अब कुछ करते हैं, अब कुछ अपना वर्चस्व जमाते हैं, अपनी अपनी दिखाते हैं कि हम कितने बड़े पावर हैं। तो ये तो जो युद्ध हो रहा है, जो खाड़ी का युद्ध हो रहा है, तीसरा युद्ध, ये तो बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, अननेसेसरी युद्ध है। और इसमें मुझे लगता है अमेरिका को खुद ही नहीं पता कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्योंकि उनके ऑब्जेक्टिव्स भी हर दूसरे दिन चेंज होते रहते हैं। मैंने अभी एक ही आर्टिकल अभी रिसेंटली लिखा है एक न्यूज़ पोर्टल के लिए, और उसमें मैं ये आर्ग्यू कर रहा हूँ कि सिर्फ 2 ऐसे इनमें से कॉम्बैटेंट्स हैं जो लड़ रहे हैं, जिनको पूरा क्लियर है कि हम लड़ाई क्यों कर रहे हैं। पहले तो इजराइल, हाँ। उनको पता है कि हमने तबाह करना है ईरान को, क्योंकि उनको खतरा है। और नॉट ओनली ईरान को, वो चाहते हैं कि हिजबुल्लाह, हमास सबको तबाह करें, तो वो रुकेंगे नहीं।
और दूसरे जो सबसे ज्यादा क्लैरिटी, जो दूसरे जो इस पूरे युद्ध के जो जिसके अंदर जो भाग ले रहे हैं, वो ईरान। ईरान इज उनको ये पता है कि हमें सर्वाइव करना है युद्ध, और नॉट ओनली हमें सर्वाइव करना है, हमें वापस हमें प्रहार भी करना है। मेरा एक आर्गुमेंट है, वेस्ट के अंदर क्या होता है कि वो ट्रांजैक्शनल तरीके से हर चीज को सोचते हैं कि मतलब भाई उसमें हमारा मुनाफा कितना होगा, इसमें युद्ध में इसमें से हमें क्या क्या उपलब्धि मिल सकती है। हमारी तरफ के जो लोग हैं, चाहे उसको आप एशियन कह लीजिए, और मैं ईरान को भी उसी में डाल देता हूं, हम जो लोग लड़ते हैं दो तीन अलग वजह से लड़ते हैं। एक तो जैसे जैसे मैं कहता हूं जज्बा, जज्बा जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पैशन। दूसरा होता है जो सबसे बड़ी एक खास बात जो होती है कि आपके अंदर एक मतलब एक भावना होती है ऑनर की, यानी कि ये मेरी इज्जत का सवाल है। तो अगर आपने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, तो भारतीय जो जवान है वो लड़ता है रेजिमेंट के ऑनर के लिए। मतलब वो अपने गांव वापस नहीं जा सकता कि जब अगर उसने पीठ दिखा दी, तो वो इज्जत वाला सवाल होता है। और तीसरा जो होता है, जो आपकी आजकल धुरंधर जो मतलब जिसने उजागर करा है, वो है बदला। बदले की भी भावना बहुत होती है कि हमें अवेंज करना है, जो हमारे पे गलत चीज हुई है उसको हमें सही करना है। तो एक जो एशियन जो माइंडसेट है या मिडिल ईस्टर्न माइंडसेट भी जो है वो थोड़ा अलग है। और इसी वजह से अगर आप पुराने युद्ध देखें, जब अमेरिका का युद्ध वियतनाम वॉर के साथ हुआ था, तो वियतनाम जो वियतनामीज जो थे, अब लोग अब आजकल के बच्चों को शायद ना पता हो, वियतनामीज उनको हर रोज के इतना सा आधा यहाँ पर एक बोल में चावल मिलते थे खाने को पूरे दिन के लिए। सैंडल पहनते थे, मतलब एक ओपन एक शर्ट सी होती थी, और AK-47 होती थी। अब उन लोगों ने उस समय भी अमेरिका की जो एयरफोर्स थी सबसे ताकतवर थी दुनिया भर में। आज की बात नहीं है, पहले भी थी। उनकी जो मिलिट्री थी बहुत बड़ी ताकतवर थी, लेकिन उन्होंने हराया, अमेरिका को हरा दिया। तो मैं ये कहता हूं कि आप तबाह कर लीजिए ईरान जैसे मुल्क को, सब कुछ कर लीजिए, मगर वो जज्बा नहीं जाएगा। इसलिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। पर आपको लग रहा है कि अगर ट्रंप की जगह कोई और राष्ट्रपति होते अमेरिका के, तो वो शायद बेहतर तरीके से इसको डील करते? हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, क्योंकि ट्रंप का जो एक मुझे जो प्रॉब्लम दिखाई देती है, वो एक शोमैन है। आपको याद होगा, हमारे पता नहीं अब आपके यंग दर्शकों को पता है नहीं, हमारे बॉलीवुड के अंदर राज कपूर साहब शोमैन होते थे। तो ही इज द शोमैन ऑफ द पॉलिटिकल वर्ल्ड। तो हर चीज का ना एक मतलब लार्जर देन लाइफ उनको एक दिखाना पड़ता है। अब वो जो है वो कहते हैं दिन में आधा दिन तो वो प्रेस के सामने बैठ के क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं, बाद में पता नहीं काम करते और उनके होंगे। बयान भी लगातार बदलते रहते हैं। तो उनके मूड के हिसाब से, जैसे कहते हैं जब जो भी मूड है, तो उनके लिए एक जैसे कहते हैं शो इवेंट, बहुत ही बड़ा लार्जर देन लाइफ इवेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि मिसकैलकुलेशन हो गई। उनको लगा था कि 4 5 6 दिन या हफ्ते के अंदर वो निपटा देंगे ईरान को। पर उनको चाहिए क्या था ईरान से? उनको ईरान से नहीं चाहिए था, उनको क्योंकि उनके जो डोमेस्टिक कुछ मुद्दे थे वहां से ध्यान हटाना था। एक तो ये प्रॉब्लम हो रही थी, अनपॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, तो उनको एक ऐसा, वो भी कह सकते हैं आप। इसके अलावा इकोनॉमिक मुद्दा भी बहुत है। मैं अपने बेटे से बात कर रहा था, वो यूएस में है, वो भी कहता है भाई ये पेट्रोल की प्राइसेस तो यहाँ भी बढ़ गई हैं, मतलब 4 तक पहुंच गई और जबकि हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास बहुत पेट्रोल है, हमसे आके ले लो। देखिए, आप पेट्रोल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अमेरिका के पास शेल जो ऑयल जिसे कहते हैं बहुत है, मगर अगर आप कंट्रोल करेंगे प्राइस को, तो उसके लिए आपको नेशनलाइज करने पड़ेंगे अपनी इंडस्ट्रीज। अगर आप प्राइवेट हैं, जो प्राइवेट हैं सारी वहां पर इंडस्ट्री, तो वो तो दुनिया का जो पूरा ट्रेंड है उसके हिसाब से ऊपर नीचे जाएगी, और वो तो अब ऊपर 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 जाती जा रही है। यानी कि जो कंज्यूमर है, अमेरिकन कंज्यूमर, उसको दिक्कत आ रही है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब ध्यान हटाने के लिए उन्होंने सोचा कि लेट्स डू ईरान। इससे होगा क्या कि एक बहुत बड़ा वर्ल्ड इवेंट करेंगे और लोग कहेंगे वाह वाह, जैसे वेनेजुएला में हमने करा। मगर ईरान इज नॉट वेनेजुएला। तो ये बहुत बड़ा फर्क। एक छुपी छुपी सी बात या कुछ दबी दबी बात, लोग ये भी कहते हैं कि इजराइल में क्योंकि नेतन्याहू के अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस थे और बहुत सारे लोग सड़क पर उतर आए उनके अगेंस्ट,
तो शायद वो हमला भी उन्होंने मतलब खुद को इतना वल्नरेबल कर लिया अपनी आर्मी को कि हमला हो सके। देखिए नेतन्याहू भी बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनके सुप्रीम कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और वो भी जिसे कहते हैं एक टेम्परामेंट से बहुत ही अग्रेसिव इंसान है, बहुत ही हद से ज्यादा अग्रेसिव इंसान है। तो वो भी वजह हो सकती है, मगर मैं पूरी बात में इस पे सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि अभी एक रिसेंट पोल हुआ था जिसमें 75 to 80% इजरायलीज वांटेड दिस वॉर। वांटेड दिस वॉर विद हमास, ओके, हमास के साथ, ईरान के साथ, क्योंकि उनको उनके लिए एक शब्द होता है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, कि यानी ये हमारी जो है पूरी जो हमारी एग्जिस्टेंस है ये इसको उड़ा देंगे, मतलब ईरान वाले। तो उसके लिए तो सहमति है पूरे देश के अंदर, थोड़ी बहुत, मतलब अब 15-20% जो लोग हैं उससे सहमत नहीं है, मगर बाय एंड लार्ज 80% पीपल वो चाहते थे ये युद्ध हो। तो इसलिए नेतन्याहू को इतनी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो मुझे लगता है ट्रंप साहब के लिए ज्यादा है अमेरिका के अंदर, क्योंकि अमेरिका के अंदर बिल्कुल सहमति नहीं है इस लड़ाई के लिए, ना ही उसके लिए सपोर्ट है। और रीजन बहुत, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो आई है, राइट विंग गवर्नमेंट, इसको चुना गया था टू फोकस ऑन इंटरनली इन अमेरिका, कि आप प्राइसेस को नीचे करिए, आप लोगों का जो है बेहतरी करिए। तो ये तो सारा कुछ उल्टा ही हो गया, मतलब पहले वेनेजुएला, अब ऑयल को कंट्रोल करना। अब देखिए हर रोज के स्टेटमेंट आने का, लेकिन उन्होंने बड़ा ज्यादा स्टेटमेंट दिया है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, द विनर टेक्स इट ऑल, कि यानी जो जीतता है वो सिकंदर है, वो कुछ भी लेके जा सकता है। अरे ये तो आप मतलब पुराने जैसे वो जो होते थे ना कि राजा लड़ते थे आपस में, तो जी उसका हमने लूट मार करके हमने सब कुछ ले आना, ये मेंटालिटी से तो काम नहीं चलेगा ना। तो ये चीज चल रही है इस समय, और ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, अमेरिका के अंदर क्रिएट कर रही है। मैं कुछ वीडियोस देख रही थी, उसमें एक मुद्दा पेट्रो डॉलर का भी था, कि डॉलर के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए। ये भी बात सही है, बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि ट्रम्प को सॉरी, ट्रम्प को इसका बहुत ही एक उनको प्रॉब्लम दिखाई देती है कि पेट्रो डॉलर की जो उसका सम्मान है, जो उसका महत्व है, वो उसको कम नहीं होने देना चाहते। अब ये ईरान क्या कर रहा है, ईरान मुझे लगता है जानबूझ इनको छेड़ने के लिए भी कर रहा है, कि हमने जो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करा है उसमें हम शिप्स को अलाउ करेंगे, मगर वो जो पेमेंट होगी वो युआन में होगी। अब हाँ। चाइना का अब युआन में आप पेमेंट करेंगे तो अमेरिका को आपको लगता है कि उनको अच्छा लगेगा? वो भी चाबी दे रहे हैं, मतलब। दूसरा एक न्यूक्लियर, हाँ, न्यूक्लियर इशू, देखिए न्यूक्लियर इशू सही है। अब तो मैं यहां तक अब सुनने में आ रहा है कि कई पॉडकास्टर्स कही जा रहे हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान को क्यों अलाउ किया कि वो न्यूक्लियर शक्ति बन गए, ये लोग अब कह रहे हैं, मतलब। तो वो तो भैया अब जैसे कहते हैं वो गाड़ी निकल चुकी है, वो तो जैसे कहते हैं ना, वो जो घोड़ा है वो तो स्टेबल से अस्तबल से बाहर भाग चुका है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। मगर न्यूक्लियर इशू में उनके कुछ कंसर्न्स हैं जो जायज हैं, उसमें कोई, मैं उससे दो राय नहीं मानता, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईरान की भी एक प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ ईरान को रोमांटिसाइज नहीं कर रहा। देखिए वो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जैसे आपकी हिजबुल्ला है, हमास है, उसको सपोर्ट करते हैं, और ये लोग टेररिज्म करते हैं, तो ये तो गलत चीज है वैसे। और प्लस जो इंटरनल आपकी जो प्रोटेस्ट है ईरान के अंदर, वो भी काफी है उसमें। वो तो रेजाइम चेंज को लेकर था, उन्होंने जो भी रेजिम चेंज तो एक बात है, बट एक और बात है ना दीपाली, देखिए जैसे अब जो महिला है, अब कई जो है वो बुर्का में नहीं रहना चाहती, वो कहती हैं कि ठीक है हम इस्लामिक मुल्क हैं, जो कुछ भी है, मगर हम बुर्का पहनना चाहते, हम जो है मतलब जो फैशन होता है, जो भी होता है, जैसे दुनिया भर में लोग होते हैं, हम वैसे ही रहना चाहते हैं, अब हमें हमारी मर्जी के खिलाफ कैसे कर सकते हैं? तो वो प्रोटेस्ट भी जायज है मेरे ख्याल से। तो लेकिन उसमें अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट क्यों है? वो तो एक देश का आंतरिक मामला है। भाई अमेरिका को तो फिर बहाना मिल गया ना, सीधी सी बात है। अब कौन इंटरवीन करेगा? अमेरिका ही करेगा, और तो कोई नहीं करेगा। यूके में तो दम नहीं, ना तो फ्रांस कर सकता, ना जर्मनी, कोई भी नहीं कर सकता। तो तभी तो कहते हैं ना अमेरिका बहादुर, क्योंकि अमेरिका बहादुर जब बहादुर बन जाते हैं तो फिर वो कुछ भी जो भी चाहे कर सकते हैं। तो ये ट्रम्प साहब की खास का प्रॉब्लम है। अगर बाइडेन होता, कोई और होता, मुझे नहीं लगता ये सब होता। बट ट्रम्प इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेसिडेंट। ये डिफरेंट अच्छा है या बुरा है? देखिए इतिहास में जब लिखा जाएगा तो एक को लिखा जाएगा द एज ऑफ ट्रम्प।
अब वो तो अब आपके ऊपर है, आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है जो भी है, बट क्योंकि मैंने तो पढ़ा कि वो अपने देश में तो लड़ाई हार ही चुके हैं, मतलब पॉपुलर नहीं रहे अब उतने। इसके अलावा वो तो अमेरिका सोशल मीडिया वॉर भी हार चुका है। सोशल मीडिया वॉर हार चुके हैं नहीं, मगर वो तो सारा दिन मीडिया के साथ मतलब चाहे आपने वो एयरफोर्स वन के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि उनकी पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मीडिया के थ्रू ही चलती रहती है। मतलब अब कल मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देख रहा था, आपको मैं बताऊं, क्योंकि पूरा मीडिया, दुनिया भर का मीडिया था, मगर मीडिया को भी कंट्रोल करा हुआ है। पहले जो 2 3 4 प्रश्न थे तो उनके फेवरेट फॉक्स न्यूज, जो कर्डिश, जो लोग उनसे सही सवाल पूछेंगे। तो जब 5वें 6ठे नंबर पर आया न्यूयॉर्क टाइम्स एंड ऑल दैट, तो वो तो भड़क है, तुम्हारा न्यूयॉर्क टाइम जो है बिल्कुल बेकार न्यूज़पेपर है, उसकी सर्कुलेशन बिल्कुल जीरो है, क्या पूछ रहे हो तुम्हें कुछ आता नहीं, कुछ नहीं। तो मतलब ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। अब कौन सा प्रेसिडेंट पहले ये सब करता था? ही इज द वन हु डज इट। तो बड़ी ही इज इंटरेस्टिंग, मगर अब दुनिया के पास आपके इंटरेस्टिंग होने के लिए उसका नुकसान सबको झेलना पड़ रहा है था। देखिए हमारी इकोनॉमी कितनी, मुझे लगता है, स्मूथली चल रही थी, आउट ऑफ नोवेयर हम वी आर नाउ कैलकुलेटिंग, आपको 0.7 to 1% आपका जो जीडीपी है आपका कोलैप्स करेगा बिकॉज ऑफ ऑल दिस। क्योंकि अगर लड़ाई कल खत्म ही हो जाती है तो चीजें सुधरते सुधरते आपको कम से कम 6 महीने 8 महीने 1 साल लग जाएगा। वो भी तब जब आज बंद होती है। अगर आज बंद होती है और ये अगर 3 4 महीने और चल पड़ी, आप देखिए ये यूएस वाले, इन्होंने मांगा है बजट $200 बिलियन का। 30 दिन होते हैं महीने में, यानी कि आप समझ लिए अगले ये 4 महीने का 1 बिलियन के करीब ही हर रोज स्पेंड कर रहे हैं। मतलब जो इन्होंने ये जो रेड हुई थी जहां पर अपने उन्होंने एयरमैन को बचाया था, उसमें कहते हैं कि कम से कम 15-20 बिलियन डॉलर्स का जो इक्विपमेंट है वो नष्ट हो गया था। कितने प्लेन, हाँ, चाहे इन्होंने खुद करे हैं या इरानियन से करे हैं, अब ये सब बाद में निकलेगा जो भी ये सच्चाई क्या है। बट द फैक्ट इज C-130 इज अ ह्यूज प्लेन्स, मैंने तो देखे हुए हैं। मतलब आपके ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, कई चीजें आपकी नष्ट हो गई फॉर वन पर्सन। तो यूएस इज जस्ट थ्रोइंग मनी, तो ये ठीक नहीं है ना। मतलब अल्टीमेटली तो अगर आप पैसा खर्च करोगे तो कहीं से तो निकालना पड़ेगा ना, और किसी को पे करना पड़ेगा, तो पे कौन करेगा? वो आप और मेरे जैसे लोग करेंगे, कंज्यूमर। भाई कहां तक आप, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन जब पैसे खर्च करती रहती है तो वो निकलता तो फिर कंज्यूमर से ही है ना, इसलिए लोग बहुत परेशान है यूएस। सर अगर ईरान के पास न्यूक्लियर, वो अगर न्यूक्लियर संपन्न हो जाता है, वो न्यूक्लियर बना लेता है, तो इससे अमेरिका को क्या खतरा है? इजराइल को तो जाहिर तौर पे हम मान सकते हैं कि खतरा हो सकता है, क्योंकि उसके आगे तो अस्तित्व की लड़ाई है। बिल्कुल। फिर भारत को क्या असर पड़ेगा? बहुत ही ये पेचीदा क्वेश्चन है कि ईरान कभी अगर न्यूक्लियर कर लेता है, और अब लोग तो कह रहे हैं 400-500 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम है उनके पास, तो कम से कम आप पूरा फुल फ्लैश न्यूक्लियर वेपन नहीं तो एक जिसे कहते हैं डर्टी बॉम्ब तो बना ही सकते हैं आप, बन सकता है। मुझे लगता है कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहते हैं, एक अंग्रेजी में शब्द होता है लेवरेज के लिए, जिससे कि वो मतलब अपनी डिमांड्स को मनवा सके। लेवरेज जरूरी नहीं है कि वो उसको यूज करना चाहते हैं, चाहे वो ठीक है इसराइल को गाली देते रहते हैं, सब कुछ ये करते रहते हैं, बट इट्स नॉट इजी। अब आप नॉर्थ कोरिया को देखिए, नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो हर जब दिल करता है वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल वो सी ऑफ जापान में फायर करता है, अरे हम साउथ कोरिया को उड़ा देंगे, हम ये कर देंगे, हम यूएस पहुंच जाएंगे, मगर करा तो नहीं ना अभी तक, इतने साल हो गए, क्योंकि हर कंट्री को इसके रिपरकशंस पता है। तो मुझे लगता है ईरान की भी वही स्थिति है, वो भी बोलते रहते हैं, बट एक्चुअली विल दे यूज इट? आई रियली हैव माय डाउट्स। नहीं, अगर उनके पास हो भी जाता है तो उससे दूसरे देशों को कम से कम इतना तो वो इतने तो सतर्क रहेंगे कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। मेरे को तो लगता है ईरान से ज्यादा प्रॉब्लम एक्चुअली दुनिया को होनी चाहिए पाकिस्तान से, कि ऐसे इररिस्पॉन्सिबल कंट्री के पास मतलब जो है न्यूक्लियर वेपन्स है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। मुझे तो ये आज तक बात नहीं समझ आई कि दिस इज अ कंट्री विच इज लाइक कंप्लीटली इररिस्पॉन्सिबल, और भीख मांगते रहते हैं सबसे जाके कटोरा लेके, भैया पैसे दे दो पैसे दे दो। तो ऐसी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स होना बाय इटसेल्फ इज डेंजरस। ईरान जो भी है, देखिए ईरान जो है इज व्हाट आई कॉल्ड अ मिडिल इकोनॉमी। पॉवर्टी में नहीं है ये लोग, इनका रहन सहन अच्छा है, खाते पीते लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा इट्स नॉट अ रिच कंट्री, बट इट इज फेयरली ओके। तो
प्रॉब्लम होती है वहां पर नॉर्थ कोरिया में, क्योंकि वहां पर पॉवर्टी बहुत है। पाकिस्तान में पॉवर्टी कितनी है? ऐसी कंट्री के साथ अगर न्यूक्लियर वेपन्स होंगे तो फिर देयर इज अ प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है कल। सर अभी तक ना सोशल मीडिया पर जो लोगों के सेंटिमेंट्स थे इस पूरे युद्ध में, जब तक ईरान इस तरह से इन्वॉल्व नहीं हुआ था जी और हरमुज बंद नहीं हुआ था, हाँ तो लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत बटे हुए थे। किसी के इजराइल के साथ, किसी के हमस के साथ, किसी जी के फलस्तीन के साथ, किसी के अमेरिका के साथ, तो खैर मुश्किल से ही किसी के थे। लेकिन अब लोगों के सेंटिमेंट बहुत हद तक ईरान के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात। ईरान की ताकत क्या है? मैं आपको बताता हूँ बड़ी। हरमुज, सिर्फ हाँ हरमुज है उसके पास, या कुछ और भी ऐसी मैं चीजें बताता हूँ हैं मैं जो बताता वो हूँ। सेंटिमेंट्स को कैप्चर कर पा रहा है? पहली बात आपने बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने रेज करा, और ये पॉइंट मैंने अपने आर्टिकल्स में भी लिखा है। एक्चुअली इंडियंस बाय एंड लार्ज आर प्रो इजरायली, क्योंकि हम इजरायलीज को हम मानते हैं, हम उनकी ताकत को और एडमायर करते हैं, और हम कहते हैं हमारा स्टेट भी ऐसे ही होना चाहिए। मगर इस युद्ध में क्या हुआ है, इजराइल के साथ हमें अभी भी नाराजगी नहीं है। हमारी प्रॉब्लम हो रही है, एक तो अमेरिका से हमें लोगों का एंटी सेंटिमेंट होता जा रहा है, क्योंकि उनको ये लगता है कि आज अमेरिका ईरान के साथ कर सकता है, कल हो सकता है भारत के साथ भी ट्राई करे। दूसरी ये बात है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि एक सिंपैथी जो है ईरान पे भी हो गई है, कि जो भी कहिए, देखो एक आप चीज कंपेयर करो, आप कंपेयर करो कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कैसे बोल रहे हैं, किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान के लोग को दोनों, डिस्पाइट कि उनके कितने लोग मारे गए हैं रिजीम में से, मगर गंदी भाषा, अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है अभी तक, जो कमाल की बात है। मतलब तो ये सब ग्रेसफुली दे आर फाइटिंग ग्रेसफुली। तो देखिए हमारे देश में शिष्टाचार और एक अच्छे तरीके से तहजीब, इन चीजों का अभी भी महत्व है। तो इसलिए एक सिंपैथी है ईरान के लिए, और ये नहीं है क्योंकि बिकॉज इट इज जिसे कहते हैं इस्लामिक रिजीम और समथिंग, मगर जिस तरीके से वो कंडक्ट कर रहे हैं अपनी वॉर को, हम कहते हैं कि इनके साथ बुरा इतना नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये बात है। अब बाकी पूरा जो कैलकुलेशन है उस पूरे रीजन पे कैसे इफेक्ट करेगा, मेरी तो आर्गुमेंट ये है कि अभी शॉर्ट टर्म में पूरा गल्फ रीजन हाथ से निकल चुका है। और लोग जो कहते हैं ना, दुबई में लोग खासकर कह रहे हैं अरे कोई बात नहीं, अभी कल लड़ाई रुक जाएगी, इट विल बी बैक टू यूजुअल। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि इट विल बी, इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होगा। बल्कि मेरी एक आर्गुमेंट है कि अब इंडिया को ऐसे एक अपॉर्चुनिटी आई है, आप अपना दुबई क्रिएट करिए यहाँ पर इंडिया में। हाँ इंडिया में आप अंडमान में कर सकते हैं, निकोबार में कर सकते हैं, एज अ थर्ड फाइनेंशियल हब। एक तो आपका सिंगापुर है, एक आपका हांगकांग है, और तीसरा आपका दुबई होता है। दुबई अभी इसको बहुत टाइम लगेगा। नाउ इज एन अपॉर्चुनिटी, अगर हम जिसे कहते हैं थोड़े बहुत अगर स्पेशल लॉज ये वो सब ले आए, तो एक फाइनेंशियल जो पूरा हब जो है, जो दुबई था, हम बना सकते हैं। वी हैव एन अपॉर्चुनिटी। तो जिसे कहते हैं एवरी क्राइसिस आल्सो कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी, तो वो चीज हो रही है। सर इंडिया की कूटनीति जो है इस समय, वो आपके हिसाब से कैसी, अच्छी है, या हम कूटनीतिक स्तर पे फेल हुए हैं, या हमने सबको ठीक ठाक साध लिया है? देखिए मुझे एक तो चीज अच्छी लगी है, और इट इज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। लोग गलत सोच रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, देखिए अगर आप राजनीति में पढ़े हैं तो पोलराइजेशन तो है ही, आप इस तरफ किसी को सपोर्ट करते हैं या उस तरफ करते हैं, मगर आप उसको सब छोड़िए। हमारा सेल्फ इंटरेस्ट कहाँ है? हमारा सेल्फ इंटरेस्ट है कि जब तक ये लड़ाई चल रही है, किसी तरीके से जो हमारा एलएनजी, एलपीजी और जो हमारा क्रूड ऑयल है, किसी तरह वो शिप्स आते रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हम ईरान से भी बातचीत कर रहे हैं, हमने यूएस को भी कॉन्फिडेंस में ले हुआ है, हम इजराइल से भी बात कर रहे हैं। आप एक रिमार्केबल चीज देखिए दिवाली, और ये रिकॉर्ड पे है, इजराइल, अमेरिका और ईरान, तीनों नेशंस ने कहा है इंडिया इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पावर। आई मीन देखा जाए तो दीज आर थ्री टोटली डिफरेंट एंटिटीज, और तीनों को तीनों आपकी सराहना कर रहे हैं, तो आप तो कुछ तो सही कर रहे हैं ना, इसका मतलब। यानी कि आप एक हार्ड लाइन, एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड नहीं ले रहे, आप एक प्रैग्मेटिक स्टैंड ले रहे हैं कि भैया इसमें हमारा हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा फायदा क्या है। तो हमारी जो कूटनीति है, जो हमारी जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है, वो पूरी की पूरी सेल्फ इंटरेस्ट पे हो गई है, कि हमें फायदा क्या हो रहा है, हमारे इंटरेस्ट कहां पर है, हमारे जो रेमिटेंसेस आ रहे हैं लोगों से, क्योंकि 1 करोड़ लोग हैं हमारे वहां पर। पूरी आपकी केरला की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी अगर सपोजिंग ये जॉब्स खत्म हो जाती है, तो कैसे वो बचाना है, ऑयल जो है वो सब। तो आई थिंक वी आर प्लेइंग अ गुड हैंड
सो फार अब देखते हैं आगे आपको क्या होता है। लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इतने सालों में विश्व स्तर पे भारत की छवि को इम्प्रूव किया है? कूटनीतिक स्तर पे हम सफल हुए हैं? देखो इसको दो तरीके से आप देख सकते हैं। मैंने तो नॉन अलाइंड का युग भी देखा हुआ है, जब हम नॉन अलाइंड होते थे। मुझे याद है कि जब हम उस टाइम छोटे होते थे तो विज्ञान भवन एक जगह है दिल्ली में, वहां पर एक बहुत बड़ी नॉन अलाइंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। और हुआ क्या था, इंदिरा गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी, तो दुनिया भर के डिक्टेटर, यासिर अराफात, क्यूबा के फिडेल कास्ट्रो, ये इस तरह के लोग आते थे, इंदिरा गांधी जी से मिलते थे, हमारी सिस्टर हैं, ये हैं। तो ठीक है, बड़ा अच्छा लगता था, मगर एट द एंड ऑफ द डे दे वर ऑल डिक्टेटर्स, दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। तो एक तो वो पूरा आइडियोलॉजिकल युग था। अब ठीक है, आप आइडियोलॉजी अगर करना है तो आप बोलते रहिए, आप एक मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठे रहिए, मगर उसकी परवाह कौन करता है आज के युग में? आप मुझे बताइए। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया की कूटनीति अच्छी है, सफल है, हो सकता है कि इसमें बहुत गड़बड़ हो, जो भी हो, मगर मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूं, टुडे इन टुडेज डे एंड एज आइडियोलॉजी से काम नहीं चलता। अब तो ये है कि हमारा सेल्फ इंटरेस्ट क्या है भाई, हमें क्या मिल रहा है इसमें से। इट हैज ऑल कम डाउन टू दैट। तो आप एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन लेके बैठ जाइए, नोबडी विल बॉदर विद यू। मगर द फैक्ट इज एटलीस्ट एवरीबॉडी बॉदर्स विद अस ना। इंडिया इज लाइक इन द सेंटर ऑफ एवरी डिस्कशन। ये तो बात सही है। अब देखिए, अब जून में क्या हो रहा है कि प्रधानमंत्री यूरोप जा रहे हैं। he is going not only to France, he is going to Italy, he is going to I think even these Scandinavian एक दो countries जा रहे हैं। अब वो किस लिए हो रहा है कि यूरोपियन के जो आपके साथ जो उनके साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसको फटाफट उसको शुरू करें, क्योंकि उससे फायदा होगा हमें। तो हमारी अब थिंकिंग चेंज हो गई है। सर, उस एग्रीमेंट में क्या होगा? उससे क्या होगा कि आपको कई यूरोपियन जो आपका सामान है, बड़े सिंपल तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, हमारा सामान वहां जाएगा, हमारे सर्विसेज वहां जाएंगे, हमारे बच्चे जो आईटी में हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, हमारे नर्सेज हैं, हमारे प्लम्बर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, बहुत लोग यूरोप में जाके काम करेंगे, क्योंकि यूरोप की एक प्रॉब्लम हो रही है, उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है बिल्कुल ही खत्म हो रही है। सो दे नीड वर्कर्स। अब मैं आपको एक दो स्टेटिस्टिक देता हूँ, आई डोंट नो आपको शायद इसके बारे में पता हो ना हो। रशिया के अंदर देयर आर 72,000 स्किल्ड वर्कर्स फ्रॉम इंडिया। इजराइल के अंदर 60,000 के ऊपर हमारे स्किल्ड लोग हैं। और वो पता है, उनके इंटरव्यूज आए हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है, बमबारी हो रही है, जो भी हो रही है, मगर हम तो जब बम गिरते हैं तो हम तो अंडरग्राउंड शेल्टर्स में चले जाते हैं। तो किसी ने उनसे पूछा, भाई आपको डर लग रहा हो, वापस वापस क्यों नहीं आ रही? नहीं नहीं, हम तो नहीं वापस आएंगे, हमारे तो दे टेक वेरी गुड केयर ऑफ अस, हमें अच्छे पैसे मिल रहे हैं, हम क्यों वापस आए? सी, दिस इज द वे द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। तो अगर हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, हमारे और हमारी तो बेसिकली सर्विसेज है ना, हम वी आर अ सर्विस इकोनॉमी टू अ लार्ज एक्सटेंट। मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस में भी हो रहा है, काफी कुछ हो रहा है, मगर यूरोप के कई चीजें आपके यहाँ पर आएंगी, कम दामों में आएंगी। मैं तो मोटे तौर पे आपको बता रहा हूं, तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो इसलिए आई थिंक ये सारे जो मूव्स हो रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई भी प्रधानमंत्री हमारे देश में आ जाए, अगर कोई ये कहे कि मैं भारत के अंदर ही एम्प्लॉयमेंट को पूरा का पूरा सॉल्व कर दूंगा, कोई नहीं कर सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, हमारे बच्चों को जाना ही पड़ेगा बाहर, कईयों को जाना पड़ेगा, हमको बाहर काम ढूंढना पड़ेगा, हमें अपॉर्चुनिटीज बहुत तरह की, डिफरेंट डिफरेंट तरह की चाहिए, हमें नए सेक्टर्स चाहिए। अब जैसे एआई पे इतना ये क्यों जोर पड़ रहा है? क्योंकि ये नया सेक्टर है बिल्कुल। अब इसमें हजारों लाखों की तादाद में रशिया जो है स्किल ट्रेनिंग दे रहा है ड्रोन्स के अंदर इंडिया के बच्चों को। कई लोगों को शायद ये भी नहीं पता हो, बिकॉज ड्रोन टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बिकम वेरी वेरी बिग इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। तो आपके अगर बच्चों को ये स्किल सेट्स मिल जाए, ड्रोन टेक्नोलॉजी और जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो एम्प्लॉयमेंट तो आएगी। सर, जनसंख्या आपने बोला ना कि पॉपुलेशन, तो बहुत ज्यादा गंभीर तरीके से कोई सरकार पॉपुलेशन पे काम नहीं कर रही है। जिसकी हिम्मत ही नहीं है, सीधी सी बात है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो संजय गांधी का युग देखा है। हाँ, तो संजय गांधी ने जब इस पर काम किया और उन्होंने नसबंदियां करवाई, वो उनकी दूरदर्शिता थी या वो एक फील्ड मिशन था? इट वाज ऑब्वियसली अ फील्ड मिशन। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप अपने आप को फिर डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, देन यू बिकम अ डिक्टेटरशिप।
अब ये तो नॉर्थ कोरिया में होता है ना कि चलो भाई यहाँ सारे खड़े हो जाओ, आज तुम जो है मतलब सारे के सारे एक आपको कुल्हाड़ी हाथ में दे रहे हैं, तो ये जो है पूरा का आप इसको खोदो और रात को जो है खोद के उसके बाद मिट्टी वापस डाल दो। ये तो वाला काम हो गया ना। इट इज दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी कि जो हम कहेंगे आपको करना पड़ेगा। अगर हम कह रहे हैं कि बच्चे नहीं आप पैदा करेंगे तो आप नसबंदी कराओ, ये व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, ये तो डिक्टेटरशिप है। तो संजय गांधी was a very very different kind of individual. यंगर जनरेशन को पता भी नहीं होगा। वो तो मतलब अगर उसका बस चलता तो वो तो पता नहीं भारत का नक्शा बदल देता, मतलब नेगेटिवली 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 नेगेटिवली, क्योंकि इसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। ये चीज गलत थी, मतलब जो भी हुआ मतलब उस समय। सर, अभी जो युद्ध चल रहा है जी। इससे भारत को क्या सबक लेने चाहिए, किन चीजों पे काम करना चाहिए, हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारी कोई थोड़ी अगर कमी रही है, अगर हमारी कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, तो वो ये है, देखिए आपने फूड सिक्योरिटी आपने हासिल कर ली है, आपने मगर आपकी जो कमी है वो है एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब है कि आपकी ऑयल, आपकी जो एलएनजी एलपीजी, ये जो है फर्टिलाइजर, इसको आपको स्टॉक्स बनाने पड़ेंगे, आपको और पार्टनर्स ढूंढने पड़ेंगे। अब जैसे ऑयल का जो आपके रिजर्व्स हैं वो आपके कम से कम 150-160 दिन तक होने चाहिए, मगर लोग कहते हैं कि 40 है, 50 दिन का है, 60-70 दिन, मुझे नहीं पता कितना एग्जैक्टली, बट इट शुड बी एटलीस्ट आई थिंक 170 डेज और समथिंग। तब आप कह सकते हैं कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी वाजिब है। उसमें अभी हमको काम करना है, वो अभी नहीं है हमारी। तो क्योंकि अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है और जो हमारी जीडीपी को, हमारी इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा, वो इसी वजह से कि वी आर नॉट एनर्जी सिक्योर एट द मोमेंट। सर, हम एसिमेट्रिक वॉर के लिए तैयार हैं? हमें शायद जरूरत ना पड़े। एसिमेट्रिक वॉर उसको करनी पड़ती है जिसके जो कन्वेंशनल वेपन्स या दूसरे तरह के वेपन्स छीन लिए जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, तो देन दे रिजॉर्ट टू एसिमेट्रिक वॉरफेयर। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको। वियतनाम वॉर के अंदर वियतनामीज जो थे वो अमेरिकन फोर्सेस पे हावी इसलिए हो गए थे क्योंकि उन्होंने जमीन के नीचे टनल्स बनाए हुए थे। हाँ। तो वो वहां से ऑपरेट करते थे। तो वो ऊपर भाई साहब चल रहे हैं, उनको अमेरिकन पता भी नहीं ट्रूप्स, रहता था उनको है पता कहाँ भी नहीं छुपे चलता, हुए हैं। वो उधर से एक गोली मार के उनको चल भाई आ जा तू नीचे। तो दैट इज एसिमेट्रिक वॉरफेयर। मगर भारत को करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आवर कन्वेंशनल इज वेरी वेरी स्ट्रांग। तो ये तो सब होता है। अब ये ईरान को शायद करना पड़े क्योंकि वहां पर अभी बर्बादी काफी होगी मुझे लगता है। देन दे विल रिजॉर्ट टू ऑल दिस। अब एसिमेट्रिक वॉर में आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के लिए आपको कोई जहाज नहीं चाहिए, आपको कुछ बहुत बड़ा वेपन भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक आरपीजी चाहिए। आरपीजी इज रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड। वो शोल्डर पे होता है। कोई एक ग्रेनेड आपने अगर आपने शिप पे मार दिया, जो सिविलियन आपकी मर्चेंट शिप्स है, तो जहाज गया ना, पूरा का पूरा उड़ गया आपका। तो दैट्स ऑल यू नीड। तो दैट इज एसिमेट्रिक वॉरफेयर। अब उसमें उनके छोटे छोटे बोट्स हैं, जो भी हैं, आप कितने बोट्स को आप नष्ट करोगे? उसमें आके उन्होंने, अब वो हुतीस का क्या करते हैं, वो हुतीस क्या करते हैं कि वो शिप्स के अपनी वो ले आते हैं बोट्स, वो शिप पे चढ़ जाते हैं और दे कीप हॉस्टेज जितने भी आपके होते हैं। तो दैट इज एसिमेट्रिक वॉर। सर, अगर किसी कंडीशन में अमेरिका हॉर्मुज पे जी। कब्जा कर लेता है, हाँ। तो हम ये मान सकते हैं कि ईरान के एक बहुत सबसे कमजोर नब्ज पे उसने हाथ रख दिया। कब्जा कर भी ले दीपाली, कितने दिन के लिए करेगा आप बताओ? आप ज्योग्राफी देखो ना, अमेरिका कहां पर है? अमेरिका क्लोजेस्ट गल्फ स्टेट्स का तो बैंड बज चुका है पूरी तरह। वो बेसे सारे नष्ट हो चुके हैं उनके। गल्फ कंट्रीज अभी डायरेक्टली शामिल नहीं है इसमें। गल्फ कंट्रीज में हिम्मत ही नहीं है। आप सबसे बड़ा इस वॉर का जो स्टार्टलिंग जिसे कहते हैं, जो शॉकिंग थिंग इज, कितने पैसे लोगों ने खर्च करे हैं नए नए प्लेन्स में, ये सब हम अपनी आर्मी बना रहे हैं। उनमें एक प्लेन, फाइटर प्लेन गल्फ स्टेट्स का नहीं उड़ा टू टेक ऑन द इरानियंस। दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन अमेरिका कि प्लीज हमारी मदद कर दो। एक प्लेन नहीं उड़ा। कैन यू इमेजिन? तो क्या फायदा इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आपने जो इकट्ठे करे हैं, और वो सारे बेसिस नष्ट हो चुके हैं, जितने भी 13-14 जितने बेसिस हैं। तो अमेरिका की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं देखता हूं वो ये है कि दे आर फाइटिंग द वॉर फ्रॉम आउटसाइड द रीजन। अब आउटसाइड द रीजन से यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द रीजन। आप कब तक कर सकते हो भाई, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो? यू कैन डू इट फॉर मे बी 1 month, 2 months, 3 months, इवेंचुअली तो आपको जाना पड़ेगा वहां से।
उस समय क्या होगा, द पावर इन द रीजन इज ईरान। चाहे उनको आप जितना तहस नहस कर लो, मगर उन्होंने एक चीज, जज्बा, जो मैं जो पहले बोल रहा था ना, जज्बा, उन्होंने वो जज्बा दिखा दिया कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं हॉर्मुज को, हम गल्फ स्टेट्स पे इनको बिल्कुल जिसे कहते हैं टेरराइज कर सकते हैं। ये उन्होंने दिखा दिया जैसे सुएज में बाद में तो फिर मिस्र का ही कब्जा हुआ बाद में, बिल्कुल। और यहां तक एक और थ्योरी ये है कि ब्रिटिश एम्पायर, जो सबसे पावरफुल एम्पायर उस समय होता है, उसका कोलैप्स वहीं से शुरू हुआ। अमेरिका का आपको लगता है अमेरिका का कोलैप्स शुरू हो चुका है? लोग ये कह रहे हैं कि अब द अमेरिकन एम्पायर का, जिसे कहते हैं ना, एक अंग्रेजी का शब्द होता है वॉबल्ड। वॉबल्ड मतलब कि जो वो कुर्सी होती है ना, जब वो थोड़ी सी उसके पाए वीक हो जाए तो थोड़ी हिलनी शुरू हो जाती है, तो वो यहां से अब शुरू हो चुका है। दे माइट विन द वॉर इन द सेंस कि उन्होंने तबाह कर दिया ईरान का, ऑल दैट, मगर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स, हॉर्मुज तो नहीं ले पाएंगे। हॉर्मुज का मुझे भी डाउटफुल लग रहा है। मतलब हो सकता है आपने खुलवा दिया, ये सब कर लिया, मगर लॉन्ग टर्म इट्स नॉट पॉसिबल। लॉन्ग टर्म ईरान विल गेन कंट्रोल, या ईरान के साथ इन गल्फ स्टेट्स को अकोमोडेशन करनी पड़ेगी, आइदर मिलिट्री अकोमोडेशन, पॉलिटिकल अकोमोडेशन, या उनको पैसे दे। और मैं आपको एक फिगर भी दे देता हूं, मुझे लगता है ईरान विल डिमांड क्लोज टू $500 बिलियन फ्रॉम द गल्फ स्टेट्स, कि आपको देना पड़ेगा कि जो हम आपने बर्बादी हुई है उसको आप दोबारा, इट हैज टू, वी विल रिकंस्ट्रक्ट बट यू विल हैव टू गिव द मनी। और मुझे लग रहा है, आई डोंट नो, आई कुड बी टोटली रॉन्ग, प्रूवन रॉन्ग, इवेंचुअली द गल्फ स्टेट्स विल गिव द मनी। जिसे कहते हैं वो पैसा देंगे अपनी, लेकिन वो तो अमेरिका से सपोर्ट चाह रहे हैं और अमेरिका के ताकत पर ही उनका, वही तो मैं कह रहा हूँ, अमेरिका इज नॉट पार्ट ऑफ द रीजन ना, वही तो दिवाली में कही जा रहा हूँ। अमेरिका कब तक रहेगा यहाँ पर, आप मुझे बताओ, कब तक? पर सर जो गल्फ कंट्रीज को जो सिक्योरिटी चाहिए, अमेरिका उसका दम भरता है कि हम आपको वो सिक्योरिटी देंगे। नहीं, ईरान के साथ ये डील होगी इनकी, हो सकती है, अगेन दिस इज ऑल इन द फ्यूचर, कि कोई बात नहीं, हम आप पे अटैक नहीं करेंगे, बट यू विल नॉट कीप अमेरिकन बेसिस, आप अपना जो भी अपना धंधा वंधा जो भी करना है जैसे पहले करते हैं आप करते रहो, ठीक है। वी विल नॉट अलाउ इजरायली और अमेरिकन शिप्स और व्हाटएवर जो भी है, मगर आप हमसे पंगे भी नहीं लोगे। आप ये नहीं है कि मतलब बैठ के ईरान को हमें ये करना है वो करना है, सो दे बोथ साइड्स विल हैव टू कम टू एन एग्रीमेंट, जो मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि प्लीज रिमेंबर, ईरान जो है इट इज हाफ द साइज ऑफ इंडिया, बाय द वे। उसकी पॉपुलेशन जो है इट इज 1/3 द साइज ऑफ अमेरिका। दिस इज नॉट अ स्मॉल कंट्री। बहरीन, कतर, ये तो छोटी छोटी कंट्रीज हैं। तो ये कहां पर ये ईरान के साथ कब तक तुम ये पंगे लोगे? लेकिन इजराइल से बड़ा है ईरान। इजराइल से बड़ा है। हाँ। सी इजराइल में देखिए, इजरायली के अंदर भी एक चीज है, उनके अंदर भी जज्बा है कि उनकी एक फिलॉसफी है जो हॉलोकॉस्ट से आती है, वी विल नेवर फॉरगेट। फॉरगेट मतलब जो हमारे पे अत्याचार हुए थे हॉलोकॉस्ट में, हम उसको दोबारा रिपीट नहीं होने देंगे, हमको चाहे कुछ भी करना पड़े। अब इसलिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है कि एवरी सेकंड पर्सन हैज टू गो थ्रू मिलिट्री ट्रेनिंग इन इजराइल। मिलिट्री ट्रेनिंग की खत्म होती है तो लड़ाई वड़ाई तो करते हैं, और उसके बाद रिलैक्स करने के सारे इंडिया आ जाते हैं, हिमाचल। तो पूरी वैलीज यहाँ बनी हुई हैं। तो इनफैक्ट हमारे जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो बेचारे रो रहे हैं कि यार उनकी लड़ाई चल रही है, वो आए नहीं इस बारी, हमारा धंधा चौपट हो रहा है। सर ऐसे तो इजराइल में 3 फेथ हैं, ईसाइयों का भी फेथ है, यहूदियों का फेथ है, मुसलमानों का भी फेथ है। हाँ। वो तो कभी शांति से रह ही नहीं पाएगा। उसके आगे तो हमेशा जिस कम तरह है, कम है। क्रिश्चियंस तो ज्यादा नहीं है मुझे लगता है। मुस्लिम्स के साथ ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम चल रही है, जो वेस्ट बैंक वाली है, और हाँ, वो सब प्रॉब्लम अलग चल रही है। समझ। तो वो है, वो प्रॉब्लम चलती रहेगी इजराइल की। मगर व्हाट इजराइल इज आल्सो ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू एक्सपैंड। वो अपनी टेरिटरी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे लोग दुनिया कहती है इलीगल सेटलमेंट्स, दे आर ट्राइंग टू एक्सपैंड। सर पर ये तो गलत है ना। अब वही है, द विनर टेक्स इट ऑल वाली। अब इसमें ठीक है, क्योंकि उन्होंने फलस्तीन तो लगभग कब्जा ही काफी लिया बुरा हुआ है, काफी बुरा हुआ है। आई एग्री विद दैट, बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि इनोसेंट्स बहुत मारे गए हैं, बच्चे मारे गए हैं। और उनमें सबसे ज्यादा जो विजुअल्स आते हैं, मैंने तो अभी जो हाल में विजुअल देखा वो बड़ा वायरल हुआ है। छोटी बच्चियां, वो जो आपने देखा होगा शायद कि किसी अपने जो खिलौने से खेल रही है, वो खिलौने की अर्थी जैसा कुछ लेके जा रही है। आई नो, वो दे हैव स्टार्टेड प्लेइंग द गेम ऑफ की अर्थी उठा के चलो। दे थिंक दिस इज नॉर्मल। वेरी सैड, आई एग्री। ये बुरा लगता है देख के, और ह्यूमैनिटी कहीं पर होनी चाहिए।
बट दीज आर दी कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ वॉर. अब क्या करें उसमें, मतलब ये सब है. सर चीन को आप कैसे देखते हैं जब हम इस पूरे जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं? हम्म. चीन कैसे उभर के आएगा? चीन भी बड़ा अच्छा गेम खेल रहा है, टू बी ऑनेस्ट. आप देखो, चीन बिल्कुल चुप है. हाँ. और वो चुप पता है कैसे है? जैसे कि वो मैं उसे गुन्ने कहता लोग होते हैं हूँ ना सबमरीन की तरह चुप है. जो सबमरीन होती है ना, पानी के अंदर होती है, तो उसकी आवाज नहीं आती आपको. चीन इज लाइक दैट सबमरीन. दे आर क्वाइटली मूविंग. देखो, उनका तो काम चल रहा है. ये अगर पेमेंट्स युआन में शुरू हो गई हैं तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले. पहली बात तो ये है. उनके रिलेशन ईरान के साथ तो बहुत बढ़िया है. They have not openly criticized America so much. थोड़ी उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, यानी उन्होंने अपने दरवाजे सब जगह खोले हुए हैं. एक्चुअली टू दैट एक्सटेंट चाइना एंड इंडिया आर अडॉप्टिंग ऑलमोस्ट अ सिमिलर पॉलिसी. क्योंकि चीन को एक चीज और पता है. इट इज बेसिकली एन एक्सपोर्ट इकोनॉमी. चीन इट इज बेसिकली एन एक्सपोर्ट इकोनॉमी. उनकी जो पावर है वो अपने एक्सपोर्ट से आती है. इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग इवन टुडे हब ऑफ द वर्ल्ड. अब सबसे ज्यादा आपकी मैन्युफैक्चरिंग कहां जाती है? इवन टुडे, डिस्पाइट ऑल द टेंशंस, इट गोज टू अमेरिका. व्हिच मींस कि वो अमेरिका के साथ अपने जो संबंध है उन्हें बिगाड़ेंगे नहीं, मगर वो ईरान के साथ भी रखेंगे, क्योंकि वहां से तेल चाहिए. वहां से तेल मिलता है उनको पूरा. वो सैंक्शंस को नहीं मांगते. वो कहते हैं हाँ हम तो तेल लेंगे. तो वो बड़ा स्मार्ट गेम खेल रहे हैं. अच्छा, उन्होंने पाकिस्तान को भी टाइट करके रखा हुआ है. अभी जो टॉक्स हुए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने चीन ने पाकिस्तान को कहा कि भैया ऐसा है, ये अफगानिस्तान का जो तुम हर रोज बॉम्बिंग ये सब ये जो तुम कर रहे हो, ये सारा ड्रामा जो है बंद करो, क्योंकि वी वांट कि इस सेक्टर पे पीस हो. तो अगर आप चाइना के मूव्स देखें ओवरऑल, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग. और मेरी एक और थ्योरी है. आई एम श्योर यू विल आस्क मी दिस क्वेश्चन कि ये ताइवान पे अटैक करेंगे या नहीं करेंगे. हाँ. मेरी अपनी थ्योरी है दीपाली की ये कभी नहीं करेंगे. सी, चाइनीज जो अप्रोच है, इट इज साइलेंट कोअर्शन. साइलेंट कोअर्शन का मतलब है कि चुपचाप तरीके से अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, मगर एक्चुअल बूट्स ऑन द ग्राउंड या अपने लोग मत उतारो. क्योंकि चाइनीज में वो मुझे अभी भी लगता है हिम्मत नहीं है लड़ाई करने की ग्राउंड लेवल. नहीं है. लास्ट लड़ाई चाइना ने लड़ी थी वो थी 1979 में वियतनाम के अगेंस्ट. और आप मेरे से पूछिए कि कौन जीता था वो लड़ाई? वियतनाम. वियतनाम डिफीटेड चाइना. सो द चाइनीज एक्चुअली हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ अ रियल वॉर. ठीक है, टेक्नोलॉजी है, मशीन्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, दे हैव द लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड, वो सब कुछ है, मान लिया, सब कुछ कर लिया. बट एक्चुअल लड़ाई में उनकी जो वर्चस्व है वो बहुत कम है. इसीलिए दे आर वेरी केयरफुल विद इंडिया ऑल्सो. जो गलवान का भी इंसिडेंट हुआ था, उसमें अगर आपने नोटिस करा था, उस दिन हुआ जो भी हुआ, उसके बाद एक तरह से विड्रॉल फटाफट इन्होंने करा. See, they don't have the capacity to continue along. They don't want to try it. से बात हो रही थी चीन के संदर्भ में, तो उन्होंने बताया कि चीन की स्ट्रेटेजी ऐसी है कि अपनी जमीन से आप 7 किलोमीटर आगे बढ़ो, और जब वहां से कुछ हमला हो उसके बाद आप 5 किलोमीटर आगे आओ. तो आपको लगेगा कि मतलब उनको लगेगा आप तो पीछे हट गए, बट एक्चुअली आपने 2 किलोमीटर कब्जा लिया. इट इज कॉल्ड सलामी स्लाइसिंग. जो उनकी स्ट्रेटेजी होती है सलामी स्लाइसिंग. मगर वो सलामी स्लाइसिंग अब बंद हो गई है, पहले हो रही थी. पहले करते थे ये लोग हमारे साथ. सी, नाउ हमने भी क्या करा है, आफ्टर पोस्ट गलवान हमारी भी जो अग्रेशन है काफी ज्यादा हो गई है. क्योंकि हमारे भी 50 से 70 हजार ट्रूप्स जो है वहां पर तैनात है. हमारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी इंप्रूव हो गया है. मुझे लगता नहीं है कि चाइना में वो दम है कि वो पूरी लड़ाई कर सके. मुझे नहीं लगता. मगर वो थ्रेटन अपने तरीके से करते रहेंगे. उनकी गेम प्लान ये है कि ताइवान अपने आप हाथ खड़ा कर दे और कहे भैया मेरे से अब ये नहीं बर्दाश्त हो रहा, वी विल असिमिलेट विद चाइना. बायोलॉजिकल वेपन्स पे आपको लग रहा है कि चाइना काम कर रहा है? 100% कर रहे होंगे, 100% करा होगा. बट सी, एक और चीज है ना, चाइना ऑल्सो एक स्ट्रेटेजी उनकी और है. दे पोजिशन देमसेल्व्स एज अ रिस्पॉन्सिबल वर्ल्ड पावर. वो अमेरिका के साथ अपनी तुलना करते हैं कि अमेरिका का इररिस्पॉन्सिबल हो सकता है और हम तो बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं. सी, वो आपको वो दे डोंट कंपेयर देमसेल्व्स विद एनी अदर कंट्री, दे कंपेयर देमसेल्व्स विद चाइना, सॉरी विद अमेरिका. कि हम
उसके तुलना में हम बड़े रिस्पॉन्सिबल वर्ल्ड पावर है। आपको लग रहा है वर्ल्ड पावर जैसा हो जाएगा चाइना कभी भी? वर्ल्ड पावर तो है, अब उसमें आप देखिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग तो बड़ी स्ट्रांग है, ये तो आप सर लेकिन can't deny। भारत के लिए बहुत खतरा हो जाएगा ना उसके बाद। मुझे नहीं लगता चाइना, मुझे नहीं लगता चाहे ये वो पाकिस्तान के सहारे से हो चाहे डायरेक्ट हो। एट द मोस्ट वो करेंगे क्या कि वो पाकिस्तान को चाबी देते रहेंगे कि भारत पे प्रेशर डालते रहो, ये सब चलेगा, बट डायरेक्टली दे विल टेक ऑन इंडिया, मुझे डाउटफुल लगता है। आई हैव माय डाउट्स, आई डोंट थिंक सो दे हैव दैट कैपेसिटी। हो सकती है मगर उनके अंदर, अगेन मेरा फेवरेट शब्द जज्बा, वो नहीं है जो तो इजरायलियों में है या ईरानियों में है वो उनमें नहीं। और मैं उसका एक और आपको रीजन बताता हूं। जो चाइनीज जो सोल्जर है, जो माओ होता था ना, जो चाइना का माओ के टाइम में जो चाइनीज आर्मी थी वो बड़ी अलग तरह की आर्मी थी। वो वियतनामीज आर्मी तरह उस तरह के लोग थे, चावल थोड़ा सा खाते थे, लड़ते थे, गोली खा लेते थे। ये जो नया चाइनीज सोल्जर है, दे हैव सीन प्रॉस्पेरिटी, उन्होंने एफ्लुएंस देखी है, उन्होंने अमीरी देखी है। इनमें से कई जो सोल्जर्स हैं यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म आर्मी को ज्वाइन करते हैं कि हमने अपनी सर्विस करके, क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं उनको यूनिवर्सिटी जाने के लिए। यूनिवर्सिटी लड़का जाना चाहता है, तो आपको क्या लग रहा है कि बैठ के वो राइफल उठाएगा और बैठ के लड़ाई शुरू कर देगा? ही डजंट वांट टू, ही जस्ट वांट्स टू कि यार ये 2-3 साल बिता ले। और चाइना को ये चीज पता है, सी दे आर, और उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, उल्टा हो गया उनका। सो उनके काफी ये फैक्टर्स हैं, उनकी ये जो अब प्रॉस्पेरिटी में क्या होता है ना, जिसे कहते हैं, अब हिंदी में मैं क्या समझाऊं, कि जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी गाड़ी में घूमते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अब उसके बाद आप ये कहो कि भैया जैसे हम कॉलेज के और स्कूल के दिनों में हम एक पैटी के लिए तरसते थे कि यार स्कूल में मिल जाए, एक ऑरेंज बार के लिए तरसते कि वो 40 पैसे की मिलती थी, तो वो तो जमाना चला गया ना। अब कौन करेगा? अब नहीं, वी डोंट वांट दैट, हमें तो जी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है। तो दैट इज प्रॉस्पेरिटी। सो द चाइनीज हैव सीन प्रॉस्पेरिटी, इसीलिए उनकी आर्मी के लिए लड़ना इतना आसान नहीं है। जैसे इजराइल का एग्जाम्पल दिया कि वो अभी भी क्यों लड़ते हैं, क्यों अभी भी उनके अंदर ये चीज गुट्टी उनको पिलाई जाती है कि नेवर अगेन, नेवर अगेन, नेवर अगेन, कि जो अत्याचार हमारे पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, ये सारे के सारे जो आपके उम्मा है, मुस्लिम उम्मा, ये सब करेंगे तुम्हारे ऊपर, सो इसलिए नेवर अगेन। दैट इज व्हाई दे आर सो अग्रेसिव। उसकी आपको समझनी पड़ेगी कि उसकी वजह क्या है। अमेरिका का दूसरा चक्कर है, अमेरिका की आर्मी बहुत प्रोफेशनल है, बट इट इज हेविली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। अब ग्राउंड पे वो भी कैसे परफॉर्म करते हैं इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। तभी इसलिए आसान नहीं है उनके लिए अपने ट्रूप्स को ग्राउंड पे उतारना ईरान में, उनको भी पता है ये प्रॉब्लम हो सकती है। सर लेकिन टेक्नोलॉजी बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे जब खामेनेई को मारा गया तो बहुत सारी चर्चाएं ऐसी भी थी कि दरअसल मोसाद ने उनके सीसीटीवी कैमरा हैक कर लिए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे अभी आपने अगर बड़ा पेपर्स में, हमने जो सीसीटीवी, हमारे जो जितने कॉन्ट्रैक्ट्स थे चाइना के साथ, सब कैंसिल कर दिए फॉर द सेम रीजन, बिकॉज इट इज अ प्रॉब्लम। सी आपके अब सेल फोन है, हम जितने, अब मैं तो एप्पल नहीं यूज करता, मैं दूसरा वाला करता हूँ, तो ये सब चाइनीज फोन हैं जो भी हैं, तो कौन सुन रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ पता होगा उनको हमारे बारे में। सो दीज आर इश्यूज, दीज आर ऑल इश्यूज। टेक्नोलॉजी इज अ बिग इश्यू, और टेक्नोलॉजी पे काफी चीजें होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे दीपाली, आई स्टिल फील यू कैन विन वॉर्स टू सम एक्सटेंट बाय टेक्नोलॉजी, बट आपको अपने सोल्जर को ग्राउंड पे उतारना पड़ेगा अगर आपने पूरी लड़ाई जीतनी है। जैसे अमेरिका जो प्लानिंग अभी कर रहा है, प्लानिंग कर रहे हैं, करेंगे नहीं वो देखने वाली बात है, बट उसके बिना आप नहीं जीत सकते वॉर। सर आपको लग रहा है न्यूक्लियर वॉर कर सकता है, हो सकता, न्यूक्लियर हमला कर सकता है अगर ट्रम्प साहब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए, जो कि वो हो चुके हैं, जिस तरह की वो भाषा का प्रयोग कर रहे करते हैं, और ये सब अगर हो गया तो कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, ही इज केपेबल। सर एआई भी इसमें कुछ हेल्प कर रहा है। सी देखिए, जितनी भी आपकी ये सब प्रोजेक्शन हो रही है, जितनी भी आपके अब जैसे अगर ये सच है जो ये रेस्क्यू मिशन था, तो इसमें एआई का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उसने लोकेशन पायलट की, ये सब, और कितना आपको, और किसी की जमीन पे जाके बचा के ले आना पायलट, ये तो इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। आई एग्री विद दैट, ये सब मैं मानता हूं, मगर मैं तब भी एक चीज आपको कह रहा हूं, आप जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज कर लीजिए,
मगर जमीन पे आपको कब्जा करना है तो आपको जमीन पर लड़ना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी से आप कहां तक कैसे कब्जा करेंगे आप? सर ये तो हो गया कि हम मिलिट्री वाइज किसी दूसरे देश पे कब्जा कर रहे हैं। हाँ। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी है जहां पर आप सबकॉन्शियसली आपने मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। हाँ। जैसे हम जो भी एप्स यूज कर रहे हैं, जो मेजरली यूज कर रहे हैं बिल्कुल। और जिनको हम छोड़ नहीं सकते, डिस्पाइट कि इंडियन एप्स भी आ चुके हैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए या उसी तरह के, उसके बावजूद भी हम बहुत सारे अमेरिकन एप्स यूज कर रहे हैं। तो अमेरिका ने समवेयर सबकॉन्शियसली तो हम पर कब्जा किया ही हुआ है। We live American lives, to be very honest. मैं आपको सही बता रहा हूँ, हम पूरा का पूरा हमारा जिसे कहते हैं अमरीकी पना हमारा हो चुका है। तो ये दिस इज अ रियलिटी, इसको हमें फेस करना पड़ेगा। तो इस तरह तो सर अमेरिका हमेशा हावी रहेगा विश्व पे। नहीं, तो उसमें फिर आप अपनी भारतीय वैल्यूज को भी तो फिर ढूंढ रहे हैं ना। द गुड थिंग इज कि देखिए, सोच विचार विमर्श सब कुछ भारत में भी चल रहा है। हम अपने जो हम कहते हैं वी आर अ सिविलाइजेशनल कंट्री, जो ईरान भी कह रहा है, वो सिविलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे अपने वैल्यूज हैं। तो अगर वो वैल्यूज को आप जो अमरीकी पना है उसके साथ कंबाइन कर लें, दैट्स अ गुड थिंग। देखिए, प्रोग्रेस तो करना पड़ेगा आपको। आप ये कहें कि हम जो है बाहर के इन्फ्लुएंसेस से बिल्कुल हम अपने आप को, तो आप नॉर्थ कोरिया और आप में क्या फर्क रह गया? ठीक है ना। तो यू हैव टू टेक वेस्टर्न वैल्यूज, मगर आपके इंडियन वैल्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कंबाइन, एक कॉम्बिनेशन जो होता है, अब जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, अब मैंने जीन्स पहनी हुई है, मैंने शर्ट पहनी हुई है, जो भी है वेस्टर्न अटायर पहना हुआ है, ठीक है, मगर मैं हिंदी में भी आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं अंग्रेजी में भी बात कर रहा हूँ। दिस इज द राइट कॉम्बिनेशन। क्या बुराई है उसमें? सर लेकिन वो प्राइवेसी किस तरह से हैम्पर करते हैं, क्योंकि आप अपनी लोकेशन डाल रहे हो। दूसरा, चैट जीपीटी, ओपन एआई, वहाँ वो अमेरिकन कंपनी है, लेकिन आप उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं पूछ रहे हो। आप अपने फोटोज बनवा रहे हो, आप पूछ रहे हो कि ये तबीयत खराब है, ये डॉक्यूमेंट्स देख लो, कितनी सारी चीजें, और हम उस पर डिपेंडेंट, हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। सी, प्राइवेसी इज डेड, प्राइवेसी एज ए से इज डेड, क्योंकि जो कुछ आपके बारे में है किसी कहीं पे बैठे सबको, किसी को पता है, अगर वो इंटरेस्टेड है आप में, पहली बात तो। लेकिन अमेरिका है वो। हाँ, मगर वो भी, ये देखिए, वी आर अ नेशन ऑफ 1.4 बिलियन, कितने की वो मॉनिटरिंग करेंगे। मगर ये बात सही है कि एक वो फिल्म आई थी ना, आपने, आई डोंट नो इफ यू सॉ दैट फिल्म, उरी, देखी थी आपने? उरी के अंदर उसमें जो डोभाल साहब का जो कैरेक्टर दिखाया था, तो वो जब मीटिंग में जाते हैं डोभाल साहब, तो अपने जो होता है ना सिम कार्ड को तोड़ देते हैं और फिर नया सिम कार्ड डालते हैं, विच इज ट्रू, कि मतलब इवन यू आर यूजिंग बर्नर फोन्स ऑल द टाइम, क्योंकि आपको ये शक शुबा है कि कोई भी मेरे को सुन रहा है, तो उसको पता नहीं चलना चाहिए, तो कीप चेंजिंग टैक्टिक्स, लोकेशन, व्हाटएवर। तो दैट इज द एज वी लिव इन, अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं कर सकते। तो अब जैसे, अब जब ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दिस, वी डिड नॉट यूज जीपीएस, वी यूज्ड आवर ओन इंटरनल ट्रैकिंग सिस्टम, इसका नाम मैं भूल रहा हूं, बट हमने जीपीएस यूज नहीं करा था। तभी जो हमारी जितनी जो सक्सेस रेट थी, क्योंकि हमने मतलब बाहर किसी को पता ही नहीं चला था व्हाट वी वर प्लानिंग टू डू। अगर हम जीपीएस यूज करते, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि जीपीएस ट्रैकिंग, सैटेलाइट ट्रैकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मगर हमने वो यूज ही नहीं करा था। हमने नाविक आई थिंक, वो सिस्टम को, जो इंडियन सिस्टम है उसको नाविक या कुछ ऐसे कहते हैं, तो हमने वो यूज करा था। सो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को पता नहीं है ये चीज, गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ दिस। अब ये कहो कि आप पूरा अमेरिकन इन्फ्लुएंस को साइड में कर दो, दैट कांट हैपन इन अ डे, वो नहीं होगा। मगर धीरे धीरे इंडियन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बन रहे हैं। बट जितना सेल्फ डिपेंडेंट होंगे हम इस तरह के युद्ध के लिए, चाहे वो एआई को लेकर हो, चाहे वो मिलिट्री वाइज हो, हम थोड़ी सी तैयारी कर सकते हैं, कम से कम मानसिक तौर पे तो कर ही पाएंगे। इट इज अ 24/7 जॉब, जिसे कहते हैं ना, ये तो चलता रहेगा मतलब। और एक और चीज है, दूसरी चीज ये ना दीपाली, एक और बहुत बड़ा फर्क ये हो गया है कि पहले हम चीजें, एक टर्म यूज होता था भारत के अंदर कॉल 5 ईयर प्लान्स, आपने सुना होगा शायद कभी। ये ऐसा खैर बहुत कंपनीज में भी ऐसा होता है। हाँ, बट अब वो 5 ईयर प्लान का तो इट साउंड्स वेरी स्ट्रेंज, आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज आपको हर 6 महीने आपको अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी बहुत बदलनी भी पड़ती है। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म विजन है आपकी,
मगर यू हैव टू बी एज ए से ऑन द जॉब, यू हैव टू, जिसे कहते हैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है। जैसे जैसे आपके सामने टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस आ रहे हैं, आपके सामने नई नई चुनौतियां आ रही हैं, तो उसको आप कैसे उसको आप मीट करोगे, आप अपनी काउंटर टेक्नोलॉजी कैसे, आप अपनी काउंटर जो आपने चीज करनी है वो कैसे आप उसको पेश करोगे, तो उसके लिए तो इट्स चेंजिंग प्रैक्टिकली एवरी डे। और टेक्नोलॉजी जो है बहुत जबरदस्त तरीके से चेंज हो रही है। आई मीन एक टाइम आ सकता है, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि कल सपोजिंग ऑपरेशन सिंदूर नंबर 2 होता है, हु नोस बाय दैट टाइम अगर पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, आप उनको उड़ने से पहले ही आप उनको वहीं पे ब्लॉक कर दो, इट इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो भारत हो नहीं रहा, भारत इज, इंडिया इज वेरी मच ऑन द जॉब, आई वुड से, क्योंकि मैं जब ऑपरेशन सिंदूर 1 होता, आई वाज सो सरप्राइज कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि 1000 मिसाइल उन्होंने फेंके थे, और एक इंटरसेप्ट भी भी कर लिया हमने। सारे इंटरसेप्ट कर रहे थे। दीपाली, आई थिंक मे बी इक्का दुक्का शायद जम्मू में थोड़ा बहुत कुछ छोटा मोटा कुछ गिरा होगा, नथिंग गॉट थ्रू, विच इज अमेजिंग। और आप यहां पर देखो गल्फ में क्या हाल है, चाहे चाहे इजराइल भी बहुत एडवांस है, सब कुछ है, मगर तब भी उनके शहरों को काफी नुकसान हो रहा है। वो मिसाइल्स आर गेटिंग थ्रू, ड्रोन्स आर क्योंकि गेटिंग थ्रू। इसराइल ज्योग्राफी वाइज छोटा है, तो अगर इसराइल पर बहुत ज्यादा मिसाइल्स गिरेंगे तो उसका नुकसान ज्यादा होगा। नुकसान ज्यादा होगा, मगर हम तो हमारा हमारा तो जियोग्राफिकल स्प्रेड कितना बड़ा है, हाँ। और उसके बावजूद नथिंग गॉट थ्रू। तो दैट मीन्स हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो सारे ब्राइट माइंड्स हैं, जो ये सब टेक्नोलॉजी के लेयर्स बना रहे हैं, डिफेंस का जो सारा आपका एयर डिफेंसेस बना रहे हैं, इट इज रिमार्केबल। आई थिंक वी probably have the best, one of the best systems in the world. तो इंडिया का जो मिलिट्री फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। बहुत ब्राइट है, हम्म। बहुत ब्राइट है। मतलब उसमें एक्सपोर्ट्स को आप ले लो, आप इन टर्म्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, अब ये ड्रोन पे एकदम सडनली बड़ा एम्फोसिस शुरू हो चुका है, क्योंकि एवरीथिंग इज नाउ ड्रोन 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 ड्रोन, राइट फ्रॉम मिलिट्री टू ड्रोन दीदी, एवरीथिंग इन बिटवीन, सब कुछ ड्रोन ड्रोन हो रहा है आजकल। सर अब आपकी भी बात करते हैं, मतलब आपका जो जर्नलिस्टिक करियर रहा है। ऐसे ही तो बात कर रहे हो आप। नहीं मतलब आपके बारे में। ओके। आप नॉर्थ कोरिया गए, तो नॉर्थ कोरिया जैसा दिखाया जाता है, या जैसा वो अभी हम जैसे उस सीरीज की बात कर रहे थे ना, क्रैश लैंडिंग इंटरव्यू। हाँ, क्रैश लैंडिंग इंटरव्यू, तो नॉर्थ कोरिया जैसा दिखाया जाता है वैसा ही है, या वो बहुत ज्यादा फिल्टर होके आता है, या स्थिति बेहतर है? जो मुझे लगता है, मैं तो खैर बहुत पहले गया था, बट वो अभी उससे भी बदतर है, मुझे लगता है। बदतर है। बदतर है बिल्कुल। सी, इट इज अ स्ट्रेंज कंट्री, लेट मी पुट इट दिस वे। एक तो बहुत कोल्ड है, बहुत ही ठंड होती है वहां पर, और जो सबसे बड़ी चीज जो जब मैं गया था उस टाइम मेरे को जो लगी थी, सन्नाटा, एकदम क्वाइट, कि मतलब आपको ना एक जो होता क्या है, जब आप पूरे एक सन्नाटे में आप खड़े हो तो बड़ी अजीब फीलिंग होती है बॉडी के ऊपर, यू नो, कि एक जैसे लगता है सब कुछ ऐसे एक चल रहा है, बिकॉज दे डोंट अलाउ बर्ड्स, उनको किल कर देते हैं, कोई नॉइज नहीं, कोई डर्ट नहीं, कुछ नहीं, हर चीज साफ 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 चाहिए। एक मेंटल एक प्रॉब्लम होती है, उसे लोग कहते हैं ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सो किसी का ओसीडी है कि भाई मेरे को तो कुछ नहीं है चाहिए, तो ये नॉर्थ कोरिया में ये चीज, वो मुझे लगता है अभी भी है। उसके बाद उनकी जो बॉडी परफेक्शन जो होती है इन टर्म्स ऑफ कैलिस्थेनिक्स, यानी कि जो एक्सरसाइजेज ये लोग करते हैं, वो रिंग्स के साथ वो जो करते हैं, फॉर्मेशन फॉर्मेशन कैलिस्थेनिक्स, वो तो आपको देखने बनती है, क्योंकि वो मैंने स्टेडियम में देखी। मैंने देखा था, क्योंकि सी आई हैड गॉन विद ऑफिशियल इंडियन डेलीगेशन, जिसमें उस समय वाइस प्रेसिडेंट होते थे शंकर दयाल शर्मा जी। वो भी एक किस्सा है जो मैं आपको अभी सुनाऊंगा। तो ऑफिशियल एक सेरेमनी थी, और उन्होंने हमारे लिए एक प्रोग्राम भी रखा था जिसमें हमने ये देखा, तो वी वर स्टन्ड कि भाई ऐसे लोग भी कर सकते हैं। एनीवे, तो रेजिमेंटेशन, ह्यूमन बिहेवियर, कि अगर एक आदमी को, कोई को राइट को आप देखो, तो एक लाइन में सारे के सारे राइट को उसी एंगल पे, उसी पॉइंट पे देखेंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई ऊपर देखा है, इधर देख रहा है, सब कुछ नपा तुला, नपा तुला। इट इज ऑलमोस्ट लाइक जैसे वीडियो देख रहे हैं आप, मतलब एक जैसे होता है ना कि कार्टून नेटवर्क देख रहे हैं आप, तो वो वाली चीज थी, एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज। जब अब आप सब, जैसे हम ये अपना आपके स्टूडियो में, हम अमर उजाला में ये सब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उस समय
हमारे टाइम में जब मैं टेलीविजन में होता था, तो उस समय हाई बैंड के टेप्स वेप्स ये सब चीजें होती थी, तो मैंने अपना इंटरव्यू करा ग्रेट लीडर के साथ, किम जी के साथ। तो वो अच्छा, बड़ा ही वाज कंफर्टेबल ऐसे इंटरव्यू वगैरह देने में? वो इंटरप्रेटर होते हैं ना, थोड़ा सा बहुत बड़ा भी नहीं था, बट बेसिकली हाँ ठीक है, क्योंकि वो प्री अरेंज, दैट वाज प्री अरेंज। मैं अपने आप नहीं गया था, आई वाज पार्ट ऑफ एन ऑफिशियल डेलीगेशन, क्योंकि मैं दूरदर्शन न्यूज में काम करता था तब। तो उसके बाद वो हुआ, तो वो टेप मैंने, उस समय एक चीज होती थी, इट वाज कॉल्ड माइक्रोवेव लिंक, कि उसके थ्रू आप उसको मशीन में डालो तो माइक्रोवेव लिंक के थ्रू वो जो पूरी फीड जो होती थी वो वापस हिंदुस्तान पहुंच जाती थी। तो अरेंजमेंट ये था कि उनके नॉर्थ कोरियन स्टूडियो से, प्योंगयांग के स्टूडियो से हम उसको वापस भेजेंगे। तो हम स्टूडियो में कार वार में बैठ के गए, तो मैं अपने एडिटर के साथ, हम दोनों बैठे मशीन के सामने, एंड सडनली 2 people with AK-47s came and stood next to it। और से बोले शो शो शो। मैंने कहा क्या आप तो दिखाऊं डर भाई? गए होंगे। डर के, अब AK-47 और क्या, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? शो, मैंने कहा शो व्हाट? इंटरव्यू इंटरव्यू। तो मैंने कहा भाई ये आपके सामने ही, आपके ग्रेट लीडर आपके सामने खड़े तो होते, नो 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 शो। तो वो भाई साहब ने एक एक सेकंड की रिकॉर्डिंग बार बार देखी, ये कोई गलत चीज तो नहीं भेज रहा है यहां से। इतना ज्यादा पैरानोया है, पैरानोया मतलब कि उनको किसी चीज पे विश्वास है ही नहीं। तो दिस वाज नॉर्थ कोरिया फॉर यू। Then the incident, which is a funny incident, which I thought I'll tell your viewers. तो ऑफिशियल एक बैंक्वेट हुआ जिसमें शर्मा जी थे, तो हम इंडियन डेलीगेशन सामने और नॉर्थ कोरियंस बैठे हुए थे। तो आई वाज अ जूनियर ऑफिसर, आई वाज नॉट वेरी सीनियर समथिंग एट दैट टाइम, बट आई थिंक शर्मा जी हैड probably a liking for me, he knew who I was। तो थोड़ा मैं उनके इस साइड राइट को बैठा हुआ था, तो उन्होंने सर्विस शुरू कर ली। तो अब सर्विस में उन्होंने प्लेटें रखी और सबसे पहली डिश उन्होंने रखी विच वाज सपोज टू बी देयर सबसे, जिसे कहते हैं प्रेस्टिजियस डिश, कि हम अपने फॉरेन गेस्ट के लिए कर रहे हैं, और वो डिश के अंदर था बेबी ऑक्टोपस। और शर्मा जी थे शुद्ध शाकाहारी, तो उनका चेहरा जो है ना, मैं अभी तक मैंने उनको वो ग्रीन, जैसे आपका कलर है ना ग्रीन, यहाँ पर हरा हो गया, ही वाज रेडी टू वॉमिट। तो मैंने आई थिंक आई वाज अमन, मैंने कहा प्लीज टेक इट अवे, he's a vegetarian, he can't eat this, bring something vegetarian। तो उसको पहले तो समझ नहीं आई कि वो वेजिटेरियन होता कौन है, उनके कोई भी नहीं होता, उनको वेजिटेरियन का मतलब ही नहीं पता, कॉन्सेप्ट ऑफ वेजिटेरियन पता ही नहीं कौन है। Finally I said no 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 no, you know, bamboo shoot something, no living, non living thing। फिर वो समझा, फिर वो प्लेटें हटाई। तो आई एम जस्ट सेइंग कि मतलब अजीब अजीब चीजें, बट इट वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस। मतलब लेकिन नॉर्थ कोरिया में आपको सबसे अजीब लगा जो सन्नाटा था वहाँ का? सन्नाटा। अच्छा, जैसे वहाँ कहते हैं कि आप जो भी बाहर से लोग आते हैं वो लोकल से बात नहीं कर सकते। पहली बात उनको बातें नहीं करनी आती, क्योंकि लैंग्वेज ही आपको समझ नहीं आएगी, और वो थोड़े शाय भी हैं, क्योंकि इसी दे आर इंसुलर, दे आर नॉट यूज्ड टू मीटिंग फॉरेनर्स। तो उनके लिए तो एक तरह का फॉरेनर एक तरह से एलियन ही हो गया ना, मतलब जैसे कहते हैं कि कोई प्लैनेट से कोई दूसरा बंदा है, तो और सारे पतले पतले सुकड़े सुकड़े, तो हमारे भारतीय तो सारे खाते पीते सारे जो भी थे, तो वो हमको देखते थे ऐसे कि मतलब ये लोग कितना खा रहे हैं, मतलब they used to eating very small things and all that, you know। तो वही ठीक है, तो they are not used to foreigners at all। तो वो बड़ा इंटरेक्शन बड़ा अजीब सा होता था, मतलब बहुत अजीब सा होता था, तो उनको समझाना पड़ता था, क्योंकि उनको हर चीज में शक है, उनको शक है कि ये कोई स्पाइंग तो नहीं कर रहे, कोई ये गलत चीज तो नहीं कर रहे, कोई हमारी कंट्री की इंफॉर्मेशन, अरे भैया तुम्हारी कंट्री में है क्या? सबसे रिडिकुलस पार्ट तो सर ये है कि वहां पर चुनाव होते हैं। जब वहां पर चुनाव होते हैं अच्छा, ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे भी नहीं पता था, जिसमें 99% वोट किम जोंग उन क्या वो ग्रेट लीडर को जाते होंगे। इट इज अ यूनिक कंट्री, ऐसी कंट्री शायद पूरे विश्व में कहीं पर नहीं है। मैं रशिया भी गया हूँ, मैं रशिया में उन दिनों में गया था जब गोर्बाचोव थे, मगर वो तब भी एक तरह की not a very advanced, not a very affluent western country, but still it's a westernized country। मगर ये कंट्री यूनिक है, ये कंट्री एक बिल्कुल, मुझे लगता है चाइना में भी कभी ऐसा नहीं हुआ होगा जो नॉर्थ कोरिया के अंदर होता है। तो एक तरह से जब भी मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ, खासकर मेरा इंटरनेशनल ट्रैवल होता रहता है काफी, मैं जाता रहता हूँ, तो जब मैं अपने फ्रेंड्स को वेस्ट में कभी बताता हूँ आई बीन टू नॉर्थ कोरिया, you know, that is the first everybody will do that। Pyongyang, you been to Pyongyang? Okay, yes, I've been to Pyongyang।
तो ये वो जैसे कहते हैं ये these are episodes in your life जिसे आप याद क्योंकि रखते हैं। नॉर्थ कोरिया के बारे में तो बोलते हैं ना, आप वहां गए, अगर वहां के तानाशाह को नहीं पसंद आया तो वो तो सीधा गोली ही मारता है। हाँ, ऐसे और बहुत सारे वीडियोस वैसे आते हैं ना कि एक मीटिंग चल रही थी, कोई सो गया, उन्होंने गोली मार दी। अरे वो तो उनका ये हाल है क्योंकि ये मिलिट्री टेस्ट वेस्ट उल्टे सीधे बहुत करता रहता है। हाँ। इसको शौक है कि मेरी मिसाइल ऊपर इधर सी ऑफ जापान में जा रही है, यहाँ जा रहा है, जो भी है। तो क्या होता है, जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल होती है तो उसका एक पाथ होता है, तो अगर 1 डिग्री से भी अगर वो पाथ इधर हो गया तो वो तो बंदा साइंटिस्ट क्या, तो जो जिसने वो पूरा था ही वुड बी एक्सिक्यूटेड दैट वेरी डे। तो इनका तो ये हाल है, मतलब वो अभी भी आई थिंक ये सब चीजें चलती हैं। वो एक मीम है ना कि सारे लोग लड़ रहे हैं लेकिन नॉर्थ कोरिया को इनवाइट नहीं कर रहा। वो तो अब लेटेस्ट रूमर क्या चल रहा है, आई डोंट नो, यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट, कि ईरान इज वेरी वेरी कॉकी एंड कॉन्फिडेंट, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हो सकता है नॉर्थ कोरिया ने उनको अपने घातक जो मिसाइल्स हैं दे दी हैं ऑलरेडी। तो नेक्स्ट राउंड जो होगा अभी 1-2 दिन में, अगर अमेरिका शुरू करता है, they might already have some of these North Korean missiles, which are very powerful, by the way. So, अब ये किसी को पता नहीं कितना सच है, मगर ये एक रूमर चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में कि ईरान के पास ये जिसे कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी है अभी। तो देखते हैं क्या होता है आगे। मतलब सर अब तो बस देखने के लिए ही है कि क्योंकि ट्रम्प का तो भरोसा नहीं है, क्योंकि कल कुछ, आज कुछ, 15 मिनट बाद कुछ। तो देखिए, मैं तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे आया बॉस, मैं तो हैरत अंगेज प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो हमने सोचा कि ये सीज फायर के बारे में बात करेगा। तो पहले तो वो उसने घंटा बोला, वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन था। उसके बाद फिर उसने अपने सीआईए डायरेक्टर को बुलाया, वो फिर आधा घंटा बोला। फिर पीट हेक्सेट को बुलाया, वो आधा घंटा बोला। उसके बाद एयरफोर्स का जो चीफ है उसको बुलाया, वो आधा घंटा बोला। तो 2-2.5 घंटे ये लोग सब बोलते रहे। फिर फाइनली किसी ने एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट अबाउट द सीज आई सेज आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, वी विल थिंक अबाउट इट, maybe one day I might just completely destroy Iran. ये what kind of answer is that? पूरा विश्व, सबकी इकोनॉमी अफेक्टेड है सर। ये नहीं है कि 2-3-4 गल्फ स्टेट्स की, वी आर ऑल अफेक्टेड बाय इट, बट उसका एजेंडा कुछ और है। मुझे लगता है सर इस पॉडकास्ट में हमने लगभग सारी, अमेरिका, ईरान, उसके बाद फिर गल्फ कंट्रीज, इजराइल, चाइना और वियतनाम, हम पूरे जिसे कहते हैं विश्व का भ्रमण करके वापस अब अमर उजाला के स्टूडियो में आ गए। आपका जो एक आखिरी क्वेश्चन है कि आपका जो जर्नलिस्टिक करियर रहा है उसमें सबसे खास मोमेंट क्या था दैट यू रिमेम्बर? इट हैज टू बी बाबरी मस्जिद। हाँ, सी what would you I'll tell you what had happened. There was something very interesting which happened with me. सी क्या हुआ था कि उस टाइम और भी जर्नलिस्ट थे, ये नहीं कि मैं ही था, मगर जो उस टाइम दूरदर्शन से थे हम, बीबीसी से थे, और एक उस समय होता था न्यूज ट्रैक जो इंडिया टुडे का था, वीडियो वाले। बाकी तो प्रिंट जर्नलिस्ट थे काफी हद तक, और शायद 1-2 इंटरनेशनल एजेंसीज हो सकती हैं, मुझे याद नहीं। ये मेरी वाइफ का वो एक नरेशन सुनाती है सबको कि उस समय मेरा बेटा करण, ही वाज वेरी यंग, मतलब तो वो माँ बेटे सो गए थे दोपहर को, तो सडनली माय फोन केम एंड माय वाइफ्स नेम इज सोनू। शी पिक्ड अप। तो मैंने सोनू को कहा कि सोनू सब ठीक है? तो उस नींद से उठी, ठीक है, हाँ ठीक है, बड़ा अच्छा है। मैंने कहा अच्छा तुम्हें पता नहीं क्या हुआ? कि कहती क्या हुआ? मैंने कहा पूरी दुनिया बदल गई है। अरे दुनिया बदल गई है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? So then I told her, Babri Masjid fallen, it's a world event, मतलब। एंड मेरे साथ क्या हुआ था दीपाली, एक बड़ी इंटरेस्टिंग वाकयात हुआ था। ये कार सेवक थे सब, तो उस समय क्या होता है, टेलीविजन में हम एक चीज करते थे, तो अभी भी होती है, उसे कहते हैं पीस टू कैमरा, कि हम कैमरा के आगे वी डू व्हाट इज कॉल्ड पीस टू कैमरा। तो उस समय आपके टेलीप्रॉम्प्टर्स तो होते नहीं थे, आपको मतलब जो है याद करना पड़ता था अपना स्क्रिप्ट, और यू हैव टू से दैट। मुझे मेरे अंदाजा था कि बहुत बड़ा इवेंट होगा, जो भी होगा। तो मैंने एक नया कोट लिया था, ब्लेजर। तो मैंने कहा पहनेंगे इसको, जरा अच्छा लगेगा, जरा पीस टू कैमरा करेंगे, ये सोच के हम गए थे। तो केओस हो गया, मतलब उसके बाद तो पूरे कार सेवक ये वो, और मेरे हाथ में उस टाइम टेप्स थे, वो हाई बैंड टेप्स कहते थे। तो इट बिकेम लिटिल वायलेंट आफ्टर सम टाइम। तो जो सीआरपीएफ थी, उन्होंने जर्नलिस्ट को ऊपर सबको कहा कि आप सारे ऊपर जाइए, बैठिए।
for some reason I got separated in that entire crowd from my cameraman. तो मैं भी वो लोकेट करने की कोशिश कर रहा था ऊपर कहाँ पर है. सडनली क्या हुआ, कम से कम 20-40 कार सेवक सबके हाथ में वो ये वो सब जो भी तलवारें जो भी था सब सराउंडेड में. ये दूरदर्शन वाला है, इसको मारो सारे को. I don't know what Triggered it was them. thinking or whatever. तो मैंने कहा भैया मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, क्यों मार रहे हो मेरे को, ऐसा कुछ नहीं है, तो कुछ चाहिए तो बताओ मैं दे देता हूँ. तो उनमें से एक लड़का कहता है सर जो आपने ये कोट पहना ना इसको उतार के आप नया वाला कोट दे दो हमको, छोड़ देंगे आपको. सो दैट कोट सेव्ड माय लाइफ. I actually took out the coat and मैंने कहा ये ले यार तू खुश रह तू. So funny, it's very funny, but at the same time it was a जान पे आ गई थी बात. मतलब क्योंकि उस समय जब होता है ना आपका जो पैशन होता है, इट वाज ओवरफ्लोइंग. लोगों का मतलब एक होता है एक मास इवेंट था, उसमें आप कुछ भी हो सकता था. और बाद में तो हुआ, कितने लोग मारे गए जो भी है. मुझे याद है जब हम वापस लखनऊ से, मैं जो ट्रेन ली दिल्ली आ रहा था वापस, तो उस टाइम ही खबर आ रही थी कितने लोग मारे गए, जो राइट्स हैड ब्रोकन आउट आफ्टर दैट. तो these are events you can never forget. These are history changing but your life events. So see, टेलीविजन न्यूज रिपोर्टाज में बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग ऐसी चीजें होती हैं. जर्नलिज्म बहुत सारे साहस और बहुत सारे चुनौतियों के साथ तो आता ही है. चुनौतियां होती हैं. और आजकल तो वैसे भी अब जो लोग वॉर रिपोर्टिंग पर वॉर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यू हैव टू गिव देम क्रेडिट. मतलब पूरे वॉर थिएटर में जाते हैं, सब कुछ होता है. हम तो छोटी मोटी अपनी इंसिडेंट अपने टाइम के बता रहे हैं तुम्हें. बट या वॉर रिपोर्टिंग बाय द वे इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग, अगर आप उसको अच्छे तरीके से करें तो. क्योंकि उसके अंदर जो आपकी जो पकड़ होती है, आपकी जो विजडम होता है, आपकी जो असेंबली होती है, आई कॉल इट हाउ यू पूरी आप अपनी फुटेज को कैसे आप दिखाते हैं, रिस्पॉन्सिबली दिखा रहे हैं, इररिस्पॉन्सिबली दिखा रहे हैं, डिस्क्रेशन के साथ दिखा रहे हैं, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं. दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके हाथ में फुटेज बड़ी वो होती है इंटरेस्टिंग. तो आई थिंक इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ न्यूज रिपोर्टिंग, मगर उसको आपको ठीक तरीके से करनी आनी चाहिए. ये मेरा कहना है. डेफिनेटली सर. एंड आई होप कि जो भी यूजर्स व्यूअर्स देखेंगे, अगर उनको जर्नलिस्ट बनना है, दे विल लर्न. But it's an exciting field. It's always developing. So yeah. Always. Thank you for coming, and it was lovely talking to you. बहुत सारी चीजें जानने सीखने को भी मिली जैसे मैंने शुरुआत में. Thank you so much दीपाली. Thank you so much. I hope कि दुनिया में और शांति आए. इससे बेहतर और क्या हो सकता है. नहीं, मगर थोड़ा बहुत अगर ये सब चलता रहे तो फिर हमें और बहाने मिलेंगे ना बात करने के. नहीं, हम शायद आपकी किताबों फिर अगली बार कर लेंगे. ठीक है. थैंक यू सो मच. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.